बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। My dear students and respectable parents, अस्सलामु अलैकुम। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने अपने इंग्लिश ए के लेसन्स का काम कंप्लीट किया। उसके बुक वर्क, रीडिंग विद उर्दू ट्रांसलेशन और उससे रिलेटेड बुक वर्क को हमने कंप्लीट किया। टुडे आई एम हियर विद अ न्यू लेक्चर ऑफ इंग्लिश बी, I think first lecture of English B. Today we are going to learn about different things. First of all, I would like to define two modes of English A and English B. आप अक्सर सुनते हैं और आपके क्लासेस में भी शुरू से ही क्लास 1 से ही आपको दो कैटेगरीज़ में इंग्लिश पढ़ाई जाती है। एक को आप इंग्लिश A कहते हैं और दूसरे को इंग्लिश B कहते हैं। तो लेट मी टेल यू द डिफरेंस बिटवीन इंग्लिश ए एंड इंग्लिश बी। माय डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश ए से क्या मुराद है? इंग्लिश ए से मुराद है कि वो तमाम चीज़ें, वो तमाम लेसन्स, यूनिट्स, आपके चैप्टर्स जो आपके टेक्स्ट बुक में जो आपको पढ़ाए जाते हैं, सिलेबस में आपकी बुक्स शामिल होती हैं। जैसे आप कोई भी मॉड पढ़ रहे हों, कोई भी आप लेवल पढ़ रहे हों, ऑक्सफोर्ड पढ़ रहे हों, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड पढ़ रहे हों, यानी टेक्स्ट से मुतल्लिक, टेक्स्ट बुक से मुतल्लिक जो भी मटेरियल आपको पढ़ाया जाता है उससे रिलेटेड बुक वर्क करवाया जाता है। वर्ड्स मीनिंग, डिक्टेशन वर्ड्स जो आपके उन लेसन्स का हिस्सा होते हैं, उन तमाम चीज़ों को, उन तमाम कामों को आप इंग्लिश ए कहते हैं। अगरचे उसमें कुछ काम इंग्लिश बी का भी होता है, लेकिन जो ज़्यादातर हिस्सा मुश्तमिल होता है वो इंग्लिश ए यानी टेक्स्ट से मुतल्लिक होता है। अब आते हैं इंग्लिश बी की तरफ। व्हाट इज़ इंग्लिश बी? इंग्लिश बी एक ऐसी कैटेगरी है इंग्लिश की जिसमें ज़्यादा फोकस हम ग्रामर पे करते हैं। किस पे करते हैं? ग्रामर। और यूजुअली ग्रामर के जो स्पेलिंग हैं वो आप लोग हमेशा गलत कर देते हैं और जिन बच्चों ने याद रखी हैं वो हमेशा उसको सही लिखते हैं। तो लेट मी टेल यू ग्रामर में हमेशा GRAMMAR, ठीक है, ये आपने जहन में रखना है कि इंग्लिश भी बेसिकली एक लैंग्वेज बेस्ड आपका सब्जेक्ट है और इसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज से मुतल्लिक तमाम चीज़ें जो बेस करती हैं इंग्लिश पे और उन तमाम चीज़ों की डिटेल क्लास के लेवल के मुताबिक आपको सिखाई जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो कुछ पढ़ रहे हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, उर्दू है, साइंस है, जनरल साइंस है, कंप्यूटर साइंस है, व्हाटएवर द सब्जेक्ट इज़, यू हैव टू नो अबाउट दैट सब्जेक्ट। आखिर इस सब्जेक्ट को ये क्यों कहा जाता है? कभी आपके जहन में, मेरा ख़्याल है कि ये बात नहीं आई होगी, लेकिन यहाँ पर मैं आपको, क्योंकि वक्त भी है और मेरे पास टाइम भी है, तो मैंने सोचा कि आपको इंग्लिश बी और इंग्लिश ए के फ़र्क को बताती चलूँ। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन टू कैटेगरीज़ ऑफ इंग्लिश ए एंड इंग्लिश बी. English B comprises on numbers, genders, parts of speech and lots of grammar work. इसके पढ़ने से आपकी ना सिर्फ इंग्लिश बेहतर हो सकती है बल्कि एक्यूरेट हो सकती है अगर आप इसके फार्मूलाज के हिसाब से इसको समझ के पढ़ें, क्योंकि इंग्लिश भी बिल्कुल मैथ्स की तरह ही एक लैंग्वेज है कि जिसमें आपको लॉजिक के साथ समझना होगा। ऐसा है तो क्यों है और किस तरीके से यहाँ पर, स्पेशली जब मैं टेंसेस करवाऊँगी आपको, तो टेंस में आपने किस तरीके से फार्मूलाज के साथ आपने उसकी ट्रांसलेशन करनी है। अगर यहाँ पर नंबर्स हैं तो किस तरीके से चेंजिंग हो रही है, जेंडर्स हैं तो कौन से सिमिलर जेंडर्स हैं, ये सब चीज़ें। सो लेट्स स्टार्ट आवर वर्क ऑन इंग्लिश बी ग्रामर। सबसे पहले बेटा आज हम क्या करेंगे? नंबर्स। लेट मी टेल यू वन थिंग माय डियर स्टूडेंट्स के नंबर्स क्या होते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 ये भी नंबर हैं और यहाँ पर नंबर्स जो हैं वो तादाद के लिए इस्तेमाल किए गए हैं।
यूजुअली हम उर्दू में वाहिद और जमा करते हैं और इंग्लिश में सिंगुलर और प्लूरल कहते हैं इसको। सही प्रोनंसिएशन क्या है? प्लूरल। प्लूरल प्लूरल आप लोग अक्सर कहते रहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश की तौहीन मत कीजिए, उसको बहुत प्यार से पढ़ने की कोशिश कीजिए और बहुत ही एहतराम से। इट्स एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड हैव टू पॉन्डर ओवर द प्रोनंसिएशन ऑफ दिस वर्ड प्लूरल। मेरे साथ पढ़िए, प्लूरल, सिंगुलर, सिंगुलर, plural. You can see on the board, here are some singulars with their plurals. यहाँ पर मैंने तमाम सिंगुलर प्लूरल्स तो नहीं लिखे हैं, लेकिन कुछ ऐसे सिंगुलर एंड प्लूरल्स लिखे हैं जिनको चेंज करने के लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ मैथडोलॉजी है और कुछ लॉजिक है। इसलिए यहाँ पर मैंने ये सिंगुलर्स एंड प्लूरल्स लिख दिए हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने 3 पॉइंट्स जहन में रखने हैं जो मैंने आपको फर्स्ट डे बताए थे। नंबर 1, डू हैव योर स्टेशनरी विद यू, योर नोट्स एंड रिलेटेड आइटम्स, ओपन योर नोट्स इन फ्रंट ऑफ यू, ट्राई टू बी आइसोलेट and try to be confine yourself in a silent and quiet room with your parents, baji, api and tuition wali baji, whatever. Number 3, try to be focused and attentive and try to pay concentration over what I am teaching to you. अगर इन तीनों पॉइंट्स को जहन में नहीं रखा आपने तो मेरे लेक्चर का कोई फ़ायदा नहीं होगा। और मज़े की बात यह है कि मेरा ये लेक्चर सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, बल्कि घर के हर फर्द के लिए है, जिसको ये समझना है कि एक्चुअली हम जो पढ़ रहे हैं उसके अंदर छोटी छोटी लॉजिक्स मौजूद हैं। इंग्लिश इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक। क्या कहा मैंने? इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस? पीस ऑफ केक का मतलब है ये कोई खाला जी का घर नहीं है, बहुत आसान काम नहीं है। हाँ, बहुत आसान काम उस वक्त हो जाएगा जब आप इसके लॉजिक को समझकर, इसकी मेथडोलॉजी को समझकर, इसके फार्मूलाज को समझकर आप अपने जहन में वो चीज़ें बिठा लेंगे और अपनी आने वाली ज़िंदगी में, क्योंकि आप चाहे डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएं, व्हाटएवर द प्रोफेशन यू अडॉप्ट इन योर लाइफ, you have to be an English person. लैंग्वेज आपकी चेंज नहीं होगी, आपको इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, आपको इंग्लिश समझनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको हर चीज़ आसानी समझ में आ जाए तो आज के लेक्चर को गौर से सुनिएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो यहाँ मैं डिफ़ाइन करूँगी आपको कि क्या रूल हैं y को IES में चेंज करने के और y के साथ s लगाने के। जिन बच्चों ने शुरू से मेरे साथ पढ़ा है क्लास 3 से ऑनवर्ड, तो उनको तो ये फार्मूलाज और रूल्स का आई थिंक थोड़ा बहुत आइडिया है, लेकिन मैं यहाँ पे रिपीट करने लगी हूँ आपकी बेहतरी के लिए, आपकी आसानी के लिए, ताकि आप इन रूल से वाकिफ़ हो जाएं। माय डियर स्टूडेंट्स, आप अक्सर देखते हैं सिंगुलर में FLY यानी आखिर में y आए तो उस y के साथ आपने हटाकर IES लगा देना है, और एक y आता है उसके साथ आप s लगा देते हैं। अब होता क्या है? अब सबसे पहले समझने वाली बात है रूल नंबर 1। कौन सा रूल नंबर 1 है? कि हम किस y को IES में तब्दील करते हैं। रूल नंबर 1 जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं वो क्या है कि सबसे पहले आपको क्या पता होने चाहिए? वॉवल्स पता होने चाहिए। वॉवल्स कौन से होते हैं? A, E, I, O, U। अब ये वॉवल्स का जो खेल है ये कहाँ चलेगा आपका? ये चलेगा आपके Y और IES और Y और YS के साथ। जिन Y से पहले, सिंगुलर में आपने देखना है, जब भी Y से पहले आपका वॉवल मौजूद है, क्या मौजूद है? वॉवल मौजूद है, तो आपने Y को नहीं हटाना और उसके आगे क्या लगा देना है? सिर्फ S लगा देना है। लेकिन अगर Y के से पहले
वॉवल मौजूद नहीं है। और जो वॉवल्स नहीं होते अल्फ़ाबेट में उनको क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, हमारे अल्फ़ाबेट का प्लूरल भी अल्फ़ाबेट है। याद रखिएगा, हर स्टेप में कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है आपको, इसलिए भूल जाएं आप कि आप क्या सोच रहे थे, किस मोड में थे, किस फेज़ में थे, क्या खा। अगर आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं तो आपकी कंसंट्रेशन मेरी तरफ होनी चाहिए। 2 हिस्से होते हैं हमारे अल्फ़ाबेट के। अल्फ़ाबेट क्या होते हैं? ABC से लेके Z तक। आपकी पूरी ABC A से लेके Z तक अल्फ़ाबेट कहलाती है। और अल्फ़ाबेट का प्लूरल अल्फ़ाबेट ही होता है। अब अल्फ़ाबेट के साथ आप S कब लगाते हैं, अल्फ़ाबेट्स कब इस्तेमाल करते हैं, मैं आपको ये बता दूं कि जब आप मल्टीपल लैंग्वेजेस के लेटर्स की बात करते हैं। मल्टीपल लैंग्वेजेस जैसे मैं हिंदी, तमिल, फ्रेंच और दूसरी लैंग्वेजेस के लेटर्स की बात करूं, तो फिर उन तमाम अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस के जो लेटर्स हैं उनको हम अल्फ़ाबेट्स कह सकते हैं। लेकिन अगर मैं सिर्फ इंग्लिश के लेटर्स की बात करूं, लेटर A to Z, तो ये अल्फ़ाबेट कहलाएंगे। इसके साथ आप S नहीं लगा सकते। तो अल्फ़ाबेट 2 तरह के होते हैं। एक क्या कहलाते हैं? वॉवल्स, और दूसरे क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट्स। यानी ये जो 5 लेटर्स आपको नज़र आ रहे हैं A, E, I, O, U, इनको निकाल के जितने भी बाकी लेटर्स हैं, रिमेनिंग लेटर्स, बाकी बचे हुए लेटर्स ABC के, वो सब के सब क्या कहलाते हैं? कौन सी फैमिली? कॉन्सोनेंट्स। क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट्स। मेरे हर लफ्ज़ की प्रोनंसिएशन आपने गौर से सुननी है, क्योंकि आप जब उसको बोलेंगे तो रिप्रेजेंट करेंगे कि आपने क्या सीखा। तो वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स, जहाँ Y से पहले वॉवल आ गया, ठीक है, तो आपने उसके साथ सिर्फ S का इस्तेमाल कर देना है प्लूरल बनाने के लिए। और जहाँ Y से पहले कॉन्सोनेंट आ गया तो आपने Y को हटाकर IES लगा देना है। लुक एट योर बोर्ड, देखिए यहाँ पर है FLY, फ्लाई। अब फ्लाई के सिंगुलर Y से पहले, सिंगुलर में Y से पहले L है और L वॉवल नहीं है, तो हमने क्या किया? Y को हटाकर IES लगा दिया, तो क्या बन गया? फ्लाई, फ्लाइज। अब यहाँ पर ARMY, आर्मी, और इसका प्लूरल क्या है? आर्मीज़। IES क्यों लगाया? क्योंकि सिंगुलर में Y से पहले M है और M इज़ अ कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट जहाँ पर आएगा Y से पहले, आपने Y को हटाकर IES लगा देना है। और जहाँ पर अब अगला इसका स्टेप क्या है, ये देखिए STOREY। इस स्टोरी का मतलब होता है मंजिल। जैसे 3 मंजिला बिल्डिंग, ठीक है, 4 मंजिला यानी पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, चौथी मंजिल, और एक स्टोरी जो आप पढ़ते हैं उसको कहानी कहते हैं। तो यहाँ पर E के साथ जो स्टोरी है उसका मतलब है मंजिल। ठीक है, मंजिल 4 मंजिला, 5 मंजिला, यानी पोर्शन पे डिपेंड करने वाली जो भी इमारत है उसको मंजिल कहते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि Y से पहले E है और E क्या है? वॉवल, तो हमने रिक्वेस्ट नहीं करनी इसको हटाने की, हमने क्या करना है? Y को बाइज़्ज़त तरीके से दोबारा लगा के और इसके साथ सिर्फ S का इजाफा कर देना है। पॉइंट नंबर 1 कि अगर Y से पहले सिंगुलर में कॉन्सोनेंट है तो IES, और अगर Y से पहले कॉन्सोनेंट नहीं है, वॉवल है, तो सिर्फ YS। समझ आ गई आपको मेरी बात? मुश्किल तो नहीं हुई समझने में? चलें दोबारा से इसको पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं, मैं और क्लियर कर देती हूँ। एक बात, वॉवल जहन में रखा। सबसे पहले आपने सिंगुलर के एंड पे Y देखा, Y से पहले आपने देखा कि क्या ये वॉवल है? नहीं, वॉवल नहीं है,
तो फ़ौरन से आपने वाई हटा के IES लगा दिया। अगर आपने देखा कि सिंगुलर में आखिरी लेटर वाई से पहले आपका वॉवल मौजूद है, आपने बिल्कुल आराम सुकून से वाई के साथ एस का इजाफा कर दिया। क्या ये मुश्किल था? नो, यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, आई नो यू आर वेरी डिवोटेड। अब है रूल नंबर 2। अब कुछ आपके ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें OOF आता है और उसके साथ आप एस लगा देते हैं। अब यहाँ पर रूल क्या है कि आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपके OOF, जैसे अब यहाँ पे मैं इरेज कर देती हूँ इसको और आपके लिए ताकि जगह बन जाए, और वो क्या है कि आपने ये देखना है, जैसे ये प्रूफ है, ठीक है, अगरचे आपके उसमें नोट्स में नहीं भी होगा लेकिन ये समझने के लिए बहुत ज़रूरी है माय डियर स्टूडेंट्स। ग्रामर वर्क के लिए मेरा ख़्याल है कि किसी भी बुक की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ग्रामर इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि उसमें हर चीज़ समझने वाली है, हर चीज़। इवन आपको एक एक स्टेप पे कोई ना कोई नई बात नज़र आएगी। अब यहाँ पर मैं लिख रही हूँ PROOF प्रूफ, और यहाँ उसके नीचे लिख रही हूँ LOAF लोफ, जिसका मतलब होता है डबल रोटी का एक टुकड़ा। क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर, क्योंकि टाइम है और आप समझ भी सकते हैं और आप इंटरेस्ट भी लेंगे, तो यहाँ पर मैं आपको फ़र्क बता दूँ कि यहाँ पर जब हम PROOF प्रूफ का सबूत, जिसका मतलब होता है, उसके साथ हम प्लूरल बनाएंगे तो सिर्फ एस लगाएंगे, और जब हम लोफ का प्लूरल बनाएंगे तो LOAVES लगाएंगे। अब ऐसा क्यों? इसको VES क्यों और इसको FS क्यों? सुन लीजिए। रूल नंबर 2 पे आइए। O यानी एक जैसे दोनों O अगर F से पहले आपको नज़र आए, यानी F से पहले अगर O हो, 2 दफ़ा O लिखा हो, तो आप F के साथ S लगाएंगे। और अगर F से पहले 2 अलग अलग तरह के लेटर्स हों, ज़रूरी नहीं कि OA ही है, थीफ भी हो सकता है। थीफ के क्या स्पेलिंग है? THIEF, थीफ। अब यहाँ पर भी F से पहले 2 अलग तरह, यानी कोई भी अलग तरह के लेटर्स जैसे OA या IE, तो आपने इसको हटाकर, F को हटाकर VES लगा देना होता है। लेकिन जहाँ पर आपके सिर्फ O आए तो आपने F के बाद सिर्फ S लगाना होता है। आसान है, कोई मुश्किल तो नहीं है कि है मुश्किल? नहीं, मेरे स्टूडेंट्स तो बहुत इंटेलिजेंट है। मैं दोबारा से बता देती हूँ आपकी आसानी के लिए कि जहाँ आपको F से पहले O नज़र आए, आपने F के साथ जस्ट S का एडिशन करना है। एंड इफ़ यू सी डिफरेंट लेटर्स बिफोर द लेटर F, you will have to change and replace it with VES। OA है या IE है, आपने F को VES से रिप्लेस कर देना है। तो ये रूल्स थे आपके सिंगुलर एंड प्लूरल के। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब आप अपने नोट्स ओपन कर लीजिए और ओपन करके अपने सामने रख लीजिए जो आपको पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट की सूरत में भेजा गया था। आपने उसको ओपन कर लेना है और ओपन करके आपने अपने सामने खोल लेना है। मैं यहाँ आपके सामने पढ़ती जाऊँगी, आप उसको देखते जाइएगा। हैव यू ऑल ओपन द नोट्स? वेरी गुड। Put your finger on the related topic. Singular, plural. Are, ours. Medicine, medicines. Wish, wishes. Fly, flies. ये आपने पहले पढ़ा, fly, flies. Army, armies. Copy, copies. Family, families. Country, countries. Cry, cries. Fairy, fairies. Fox, foxes. Box, boxes. Brush, brushes. Foot, feet. ये सिंगुलर प्लूरल बोल रही हूँ मैं, नंबर्स बोल रही हूँ। Foot, feet. Goose,
geese, mouse, mice, louse, lice, child, children, ox, oxen। अब जो बहुत इम्पॉर्टेंट और नए हैं थोड़े से आपके लिए, लेकिन आपको उसको समझने में आसानी होगी। क्लास फेलो, क्लास फेलोज़, गवर्नर जनरल। अब यहाँ पर आपके सिंगुलर में आपके नोट्स में माइट बी पॉसिबल टाइपिंग मिस्टेक है। जनरल के स्पेलिंग आप देख लीजिए, GENERAL, और यहाँ पर प्लूरल में गवर्नर के स्पेलिंग ज़रा देख लीजिए, GOVERNOR, गवर्नर जनरल। पासर बाय, पासर्स बाय। वॉशरमैन, वॉशरमैन। डियर, डियर, डियर का सिंगुलर भी डियर और प्लूरल भी डियर होगा। फिश, फिश। शीप, शीप। अब ये स्टोरी, जिसका मतलब मैंने आपको बता दिया, मंजिला या मंजिल वाली इमारत। स्टोरी, स्टोरीज़। वैली, वैलीज़। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका सिंगुलर है फ़ी और फीस। अक्सर बच्चे और पेरेंट्स फीसिस कहते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। फ़ी सिंगुलर, फ़ी, आपने फ़ी जमा करवानी है, ठीक है, आप फ़ीस भी कह सकते हैं, फ़ीस जमा कर, लेकिन फ़ीस ऑलरेडी जो प्लूरल है आप उसके साथ भी ES लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, और जिसका मतलब है ह्यूमन वेस्ट, फुजला, और वो बहुत ही गलतुल आम है। अक्सर लोग क्या कहते हैं जी, फ़ीसिस जमा कराने आए हैं। फ़ीसिस इज़ नॉट अ प्रॉपर वर्ड फॉर, यहाँ पर आपने जब फ़ीस जमा करानी है तो आप जस्ट कह दें मैंने फ़ीस जमा करानी है या फ़ी जमा करानी है। अब फ़ीसिस कोई वर्ड नहीं है, ठीक है, और अक्सर बच्चे जो हैं वो गलत बोल जाते हैं, पेरेंट्स भी गलत बोल जाते हैं, तो आपकी गाइडेंस के लिए मैं यहाँ मौजूद हूँ। तो अगर आज तक ये गलती हो गई है तो इसको अब दोबारा ना कीजिएगा। फ़ी का प्लूरल फ़ीस है, फ़ीसिस नहीं है, ठीक है। तो फ़ी, फ़ीस, आप सिंपल फ़ी जमा करवाने कह दें या फ़ीस जमा करवाना कह दें, लेकिन प्लूरल के साथ आगे आप एस नहीं लगाएंगे। ये फ़ीस है और ये फ़ी है। फ़ीसिस कोई वर्ड नहीं है जो कि फ़ी से मुताल्लिक़। फ़ीसिस का मतलब होता है फुजला, वेस्ट। फ़ी, फ़ीस। तो ये आपके थे सिंगुलर एंड प्लूरल। अब आप आएंगे जेंडर्स पर। जेंडर्स क्या होते हैं? जेंडर्स वो चीज़, वो कैटेगरीज़ हैं जो परवरदिगार आलम ने इंसान को दो तरह के जिन्स में पैदा किया, मर्द और औरत। अब यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो सिमिलर मीनिंग्स में भी आते हैं, यानी कि उनका मैस्कुलिन भी वही है और फेमिनिन। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू करेक्ट द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड। व्हाट इज़ दिस? मैस्कुलिन, मैस्कुलिन, फेमिनिन, मैस्कुलिन, फेमिनिन। अब यहाँ पर आपको कुछ मैस्कुलिन फेमिनिन नज़र आ रहे होंगे, जिसमें बुलक, बुलक बैल को कहते हैं, काउ इसका फेमिनिन, हॉर्स या स्टैलियन इसका फेमिनिन, मेयर, क्लर्क, क्लर्क, टीचर, टीचर, सोल्जर, सोल्जर। अब यहाँ पर ये जो इस तरह के जेंडर्स हैं मैस्कुलिन और फेमिनिन जो सेम होते हैं, उसमें इसीलिए सिमिलैरिटी होती है कि अगर आप इसके साथ मेल या फीमेल लगाएंगे तो ही डिस्टिंक्शन होगी। डिस्टिंक्शन, फ़र्क। अगर आप बग़ैर डिस्टिंक्टिव वर्ड के, बग़ैर शनाख्त के बोलेंगे कि जी वो टीचर आए हैं, अब वो टीचर आए हैं, कौन से टीचर आए हैं? फीमेल आए हैं, मेल आए हैं, नो मैटर्स। अब यहाँ पर क्लर्क, क्लर्क जो दफ्तरी मामलात को देखता है, लिखत पढ़त करता है, क्लर्क। टीचर, सोल्जर। नाउ ओपन योर नोट्स इन फ्रंट ऑफ यू and we are now learning about masculine, feminine. I am going to read genders, masculine, feminine. Open your notes in front of you.
actor, actress. Bullock, cow. Bridegroom, bride. Gentleman, gentlewoman. Horse, mare. Husband, wife. King, queen. Lad, lass. Landlord, landlady. Line, lioness. Mr, mistress. Poet, poetess. Cousin, cousin. Cook, cook. ये देखिए आप सेम है, कज़न, कुक, स्टूडेंट, क्लर्क, टीचर, बेबी, चाइल्ड, फ्रेंड। अब ये सेम थे बिल्कुल, यानी इनके मैस्कुलिन और फेमिनिन बोथ आर सेम। अगला है हिज, हर, प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर। अब यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर ही कहेंगे, फीमेल भी। और सोल्जर, सोल्जर। मिल्कमैन, मिल्क वूमन। ड्रोन, बी। ही, शी। सन, डॉटर। मेल, फीमेल। प्रिंस, प्रिंसेस। डॉक्टर, लेडी डॉक्टर। सो दीज वर द जेंडर्स, यानी मैस्कुलिन, फेमिनिन। आई होप कि आपको ये आसान लगे होंगे, क्योंकि आप बचपन से छोटे अपनी क्लास के लेवल से ही ये पढ़ते आ रहे हैं और मुख्तलिफ़ शक्लों में आपके सामने आते रहते हैं। नाउ लेट्स कम टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, विच इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच। व्हाट इज़ स्पीच? जो बात हम बोलते हैं, हम अपने ज़बान से जो अल्फाज अदा करते हैं, उसको स्पीच कहते हैं। ठीक है, आपके बोलने के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी स्पीच कैसी है। अब यहाँ पर पार्ट्स क्यों लिखा? क्योंकि अंग्रेज़ी में कोई भी जुमला आप बोलें तो उसका हर वर्ड किसी न किसी तरह इन पार्ट्स ऑफ स्पीच से ताल्लुक़ रखता है, जो ग्रामर की ज़बान में पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं और इंग्लिश फैमिली के बहुत ही अहम हिस्से होते हैं जिन पर इंग्लिश डिपेंड करती है, इंग्लिश ग्रामर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, ये आप क्लास 3 से पढ़ते आ रहे हैं और अब तो आपके माइंड में काफ़ी ज़्यादा आपको याद भी हो गए हैं इनके मुतल्लिक। और मुझे बहुत खुशी होती है कि जब मैं इससे रिलेटेड कोई एक्टिविटी एग्ज़ाम में देती हूँ और वो बच्चे बहुत आराम से कर लेते हैं। There are 8 parts of speech. How many parts of speech are there? There are 8 parts of speech. 8 कितने? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, यानी 8 हिस्से हैं इंग्लिश ग्रामर फैमिली के। जिस तरह आपके फैमिली में आपके चचाजाद, खालाजाद, मामूजाद, फूफीजाद, तायाजाद, ये ज़ात का मतलब होता है रिश्ता, यानी भाई बहन, तायाजाद बहन, खालाजाद बहन, मामूजाद बहन, यानी उनके बच्चे, तो ये आपकी पूरी फैमिली बनाते हैं, आपका पूरा ख़ानदान बनाते हैं। तो इंग्लिश फैमिली में भी ये 8 के 8 रिश्तेदार मौजूद हैं जिनसे एक सेंटेंस के वर्ड्स का ताल्लुक़ होता है। ठीक है, अब मैं अगर कोई भी जुमला बोलूँ तो उसमें से कोई ना कोई वर्ड या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, वर्ब होगा, एडवर्ब होगा, या एडजेक्टिव प्रोपोजिशन में से या कंजंक्शन इंटरजेक्शन में से कोई एक से ताल्लुक़ रखेगा। अब हम यहाँ पर इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, कीप इट इन माइंड द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ डेफिनेशन। समटाइम्स आप गलती कर जाते हैं प्रोनंसिएशन में। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ए की साउंड निकल रही होती है लेकिन वहाँ ए दूर दूर तक मौजूद नहीं होता। अब आपको मैं एक करेक्शन करवाती जाऊँ कि आप नॉर्मली क्या करते हैं, आप सिर्फ उसके सिलेबल्स के ऊपर चले जाते हैं, उसकी प्रोनंसिएशन पे चले जाते हैं। अब डेफिनेशन के क्या स्पेलिंग हैं? डे, फी, ने, शन। ठीक है, फी, ने और यहाँ पर शन। शन जहाँ भी TION आएगा वो शन की साउंड निकालेगा। अब यहाँ पर ए है कहीं?
नहीं। तो डेफिनेशन में कहीं भी ए नहीं आता। तो आपने ज़िंदगी भर डेफिनेशन के स्पेलिंग नहीं भूलने। डेफिनेशन को डेफिनेशन बोलते हैं, लेकिन स्पेलिंग में कहीं भी आपको ए नज़र नहीं आएगा। तो डेफिनेशन के स्पेलिंग आपके सारी ज़िंदगी गलत नहीं होने चाहिए। बोलने के ऊपर डिपेंड नहीं करना, इसके सही और बिल्कुल एक्यूरेट स्पेलिंग आपके जहन में होने चाहिए। तो डेफिनेशन यानी इसकी तफसील, वजाहत, एक्सप्लेनेशन। द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच इज़ नाउन। दुनिया में कोई भी चीज़ बग़ैर नाम के पैदा नहीं हुई है। हर चीज़ का, चाहे वो जानदार है चाहे वो बेजान है, उसका नाम है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले नाउन की डेफिनेशन यानी इस्म। नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को, अब चाहे वो परिंदे का नाम हो, यहाँ और भी रिलेटेड डिटेल आनी थी, लेकिन क्योंकि आप इससे वाकिफ़ हैं इसीलिए मैंने मज़ीद डिटेल नहीं दी। आगे बड़ी क्लासेस में आप देखेंगे कि सिर्फ़ शख्स, जगह या चीज़ के नाम को ही नहीं बल्कि परिंदे और जानवर और मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ों के नामों को भी नाउन कहते हैं। मिसाल के तौर पर अली, लाहौर, बुक, पेन एट्सेट्रा। यानी किसी भी चीज़ का नाम अगर है, चाहे वो जानदार है चाहे वो बेजान है, चाहे वो कॉमन है चाहे वो प्रॉपर है, कोई भी नाम जो है इट रिलेट्स टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन। नंबर 2, प्रोनाउन जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, ये नाम की जगह इस्तेमाल होता है जस्ट टू अवॉइड द रेपिटेशन इन द सेंटेंस। यानी बार बार एक ही लफ्ज़ की रेपिटेशन जो है वो क्या जुमले पर अच्छा असर डालती है? नहीं। तो जुमले को इम्प्रेसिव बनाने के लिए, अपनी स्पीच को इम्प्रेसिव बनाने के लिए, अपनी कॉन्वर्सेशन को इम्प्रेसिव करने के लिए आप जिन वर्ड्स का सहारा लेते हैं उनको प्रोनाउन कहते हैं। What is the definition? A pronoun is used instead of noun. एक प्रोनाउन को नाम की जगह इस्तेमाल किया जाता है just to avoid the repetition. मिसाल के तौर पर he, she, it, etc. सबा is a good girl. सबा goes to school. सबा helps her mother. अब यहाँ पर तीनों जुमलों में आपको सबा 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 नज़र आ रहा है। पहले जुमले में सबा का नाम ज़रूरी है क्योंकि मालूम होना चाहिए कि किससे रिलेटेड बात हो रही है। ठीक हो गया, सबा इज़ अ गुड गर्ल। अब यहाँ दूसरे जुमले में जब मैंने सबा बोला तो मैंने क्या इस्तेमाल करना है? शी। क्यों? क्योंकि सबा इज़ अ फीमेल जेंडर एंड वी यूज़ शी फॉर फीमेल जेंडर। तो फीमेल के लिए शी। अब शी ने रिप्लेस कर दिया सबा के नाम को। तो सबा इज़ अ गुड गर्ल, शी गोज़ टू स्कूल डेली, फुल स्टॉप, शी हेल्प्स हर मदर, फुल स्टॉप। अब यहाँ दोनों जुमलों में जो बार बार सबा सबा रिपीट हो रहा था उसने अवॉइड कर दिया सबा को और रिप्लेस किसने किया? शी ने। तो रेपिटिशन, बार बार एक ही बात को कहना, उसको रेपिटिशन कहते हैं। दोहराना, रेपिटिशन, बार बार करना, रेपिटिशन। तो रेपिटिशन को अवॉइड करने के लिए जिन वर्ड्स का हम सहारा लेते हैं दीज आर कॉल्ड प्रोनाउन। सो नंबर 1 नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन एंड नंबर 3 वर्ब। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच, वर्ब। Verb means fail. Fail means come. Verb shows action. Action का मतलब है जिसमें कोई ऐसी हरकत नज़र आ रही हो। हरकत में बरकत होती है, तो इसीलिए इसको बहुत अहम हिस्सा कहा जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। जिस तरह ज़िंदगी में खाली बैठने से कुछ हासिल नहीं होता, इसी तरह जिस जुमले में आपको कोई ना कोई काम नज़र आ रहा हो, काम करने वाला नहीं बेटा, काम नज़र आ रहा हो। काम क्या होता है? खाना, पीना, सोना, लेटना, सफाई करना, झाड़ू देना, अपनी मम्मा के साथ हेल्प करना, ये सारे काम हैं।
और ये काम जो हैं ये ग्रामर में जिस पार्ट ऑफ स्पीच से ताल्लुक़ रखते हैं उसको कहते हैं वर्ब। यानी जिस जुमले में आपको कोई ना कोई काम नज़र आ रहा है वो क्या कहलाता है? वर्ब। और वर्ब से पहले हमेशा टू इस्तेमाल होता है, लेकिन क्योंकि टू के बग़ैर भी ये चल जाते हैं, लेकिन असल में जो डिराइव है वर्ब वो टू ड्रिंक, टू स्लीप, टू ईट, टू डू। लेकिन यहाँ पर हम क्योंकि वर्ब को अकेला भी इस्तेमाल कर लेते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में, तो ड्रिंक, स्लीप, ईट, डू ये भी चल जाता है। तो किसी काम का करना या होना जिस लफ्ज़ में पाया जाता है उस लफ्ज़ को ग्रामर की रूह से वर्ब कहते हैं। नंबर 4 एडवर्ब, नाम से ज़ाहिर है। अब एडवर्ब साहब का क्या काम है सुन लीजिए। एन एडवर्ब एक्सप्लेन्स द मीनिंग ऑफ एन एडजेक्टिव। क्या करते हैं ये एडजेक्टिव यानी इसमें सिफ्त के मानी को मज़ीद वाज़े करते हैं। कैसे मानी को वाज़े करते हैं? मिसाल देख लीजिए, नीट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है साफ़। अब ly जिसके साथ लग गया वो एडवर्ब बन गया। नीट से नीटली यानी सफाई से। स्वीट मीठा सिफ्त बन गई। अब स्वीट के साथ ly लगने से क्या बन गया? एडवर्ब। और इस एडवर्ब का क्या मतलब हो गया? मीठे से, मिठास से। इसी तरह ब्रेव, ब्रेवली, ठीक है, और मिस्टेकनली, बहुत से एडवर्ब्स हैं जो आपको ज़ाहिर करते हैं कि ये एडजेक्टिव के मानी एक्सप्लेन किए जा रहे हैं। और अब हमारा आ गया सबसे ज़बरदस्त एडजेक्टिव, द फिफ्थ पार्ट ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव। क्या प्रोनाउंसिएशन है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव शोज़ द क्वालिटी ऑफ अ नाउन। किसी भी नाम, चाहे वो बेंच है, चाहे वो वाइट बोर्ड है, चाहे वो मेरे हाथ में स्टिक है, चाहे वो बच्चा है, बच्ची है, कोई भी नाम उसकी क्वालिटी को ज़ाहिर करने वाले वर्ड को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। अब ज़रूरी नहीं कि क्वालिटी पॉजिटिव ही हो यानी सिर्फ अच्छाई ही हो। क्वालिटी से मुराद उसके मुतल्लिक बयान करना कि वो लंबा है, छोटा है। अब ये मेरे हाथ में जो ये स्टिक है जिससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये शॉर्ट है, ये लॉन्ग है, इसका कलर क्या है, यानी नाउन से मुतल्लिक जो भी मालूमात आपको फराहम की जाती है उसको एडजेक्टिव बयान करता है। और इसको उर्दू में इसमें सिफ्त कहते हैं। एन एडजेक्टिव शोज़ द क्वालिटी ऑफ अ नाउन, फॉर एग्ज़ाम्पल टॉल, लॉन्ग, येलो एट्सेट्रा। अब यहाँ पर आपने देखा कि मैंने टॉल, लॉन्ग, येलो एट्सेट्रा, यानी टॉल, लॉन्ग और येलो यानी कलर भी हो सकता है आपका, इसमें साइज़ भी हो सकता है। आपको याद है, अगर आपने अभी जहन में आप लाए हों, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव आर देयर, ये अभी आपको मैं पढ़ा के गई हूँ आपके इंग्लिश 8 टेक्स्ट में। आपका लेसन जो है ट्रैफिक सेंस, उसमें जाके देखिए आपको एडजेक्टिव की 8 काइंड्स नज़र आएंगी। और अभी तो हम सिर्फ ये ऐसे टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। अगर गहराई में जाएं तो नाउन की भी किस्में हैं, प्रोनाउन की भी हैं, वर्ब की भी हैं, एडवर्ब की भी हैं, एडजेक्टिव की भी हैं, प्रपोजिशंस की भी हैं, और हर पार्ट ऑफ स्पीच की आगे काइंड्स हैं। तो जो वर्ड किसी भी इसम के मुतल्लिक तफसील बयान कर रहा हो, उसकी खूबी या खामी से मुतल्लिक, तो उस वर्ड को ग्रामेटिकली क्या कहेंगे, ग्रामर की रूह से क्या कहेंगे? एडजेक्टिव। नंबर 6 प्रेपोजिशन, हुरूफ़े जार। प्रेपोजिशंस क्लैरिफाई, क्या वर्ड बोला मैंने? क्लैरिफाई। क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस, for example in, on, at, etc. The book is on the table. जी, ट्रांसलेशन कीजिए। The book is on the table. क्या बोला मैंने? The book is on the table. तवज्जो आपकी मेरी तरफ होनी चाहिए। मज़ा तो तभी है ना पढ़ने में, ऐसे थोड़ी मज़ा आएगा।
द बुक इज़ ऑन द टेबल। ये जो ऑन है ये साहब हमारे क्या हैं, प्रेपोजिशन है, ठीक है, ये हमारे प्रेपोजिशन है। अब मैं एक सेंटेंस लिख रही हूँ, द बुक इज़ टेबल। लेज। अब मुझे ये बताइए कि सिर्फ मैंने ये ऑन का लफ्ज़ ही तो इस्तेमाल नहीं किया, बाकी तो सारा कुछ वही है, तो इसमें क्या फ़र्क आ जाएगा, द बुक इज़ टेबल। जी, तो ये सेंटेंस मुकम्मल तौर पर गलत हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इस ऑन की वजह से हमारा पूरा का पूरा वर्ड का जो सेंटेंस का जो मीनिंग है वो ख़त्म हो जाएगा। अगर आप प्रेपोजिशन इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपके जुमले का कोई मतलब बाकी नहीं रह जाता। तो प्रेपोजिशन जो हैं वो जुमले के मतलब को वाज़े करते हैं। क्लैरिफाई का मतलब है वाज़े करना, साफ साफ बताना, बिल्कुल साफ अंदाज में क्लैरिफिकेशन देकर बयान करने वाले जिस वर्ड को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो ग्रामर की रूल से जिस पार्ट ऑफ स्पीच से ताल्लुक़ रखता है, दिस इज़ कॉल्ड प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन जुमले के मतलब को वाज़े करता है। बहुत से प्रेपोजिशंस हैं आपके, तो ग्रामर के बहुत ज़्यादा आपके बुक वर्क में भी शामिल हैं। तो यहाँ पर है इन, ऑन, एट वग़ैरह वग़ैरह। तो अब आया हमारा अगला, कौन सा, नंबर 7। नंबर 7 पे आपका कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच आ जाता है? जी, नंबर 7 पे जो पार्ट ऑफ स्पीच आ रहा है आपका वो है कंजंक्शन। अब अक्सर औकात आप इसके स्पेलिंग गलत कर देते हैं। आज मैं आपको सिखा के रहूँगी कि कंजंक्शन के क्या स्पेलिंग हैं। माय डियर स्टूडेंट, कंजंक्शन के स्पेलिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो आप ना सीख सकें। आप तो बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं भाई, आपसे ज़्यादा कौन जल्दी सीख सकता है। तो हम इसको तोड़ देते हैं, कंजंक्शन। जिस वर्ड के आखिर में TION आए तो उसकी साउंड क्या निकलेगी? शन। अब आप यहाँ देखिए, प्रेपोजिशन, ठीक है, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन आया ना। और अब एक और इसका नीचे भाई आएगा, इंटरजेक्शन। लेकिन पहले हम इसको, अब कंजंक्शन का क्या मतलब है? कंजंक्शन का मतलब है कि कोई ऐसा लफ्ज़ जो लफ्ज़ों को या किसी जुमले को दूसरे जुमले या लफ्ज़ों से जोड़े। बहुत आसान कर दिया मैंने। अब जब मैं इसकी डेफिनेशन लिखूंगी ना तो आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे। अमूमन नाम तो बहुत डरावना सा है, इसका थोड़ा स्केरी सा है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये बहुत फ्रेंडली है, आप डरें बिल्कुल भी नहीं। ये है कंजंक्शन, ठीक है। अब इस कंजंक्शन से मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, इससे दोस्ती करवाती हूँ। अब ये करता क्या है? आ कंजंक्शन बड़ा अच्छा है ये, आप इससे समझेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि आप एवरीडे में अपनी जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, जो आप बातचीत कर रहे हैं, उसमें कहाँ कहाँ कंजंक्शंस आ रहे हैं। आ कंजंक्शन कनेक्ट्स, चले मैं कनेक्ट्स ले लेती हूँ ज्वाइन की में, कनेक्ट्स जोड़ देता है, ठीक है। द वर्ड्स, द वर्ड, वर्ड्स with sentences, ठीक है, ये काम करता है बेचारा। क्या करता है? आ कंजंक्शन कनेक्ट्स द वर्ड, एक लफ्ज़ को या अल्फाज को, किससे? जुमले से जोड़ देता है। अब मिसाल मैं आपको क्या समझा रही हूँ, एग्जाम्पल देते हैं। चलें मैं आपको बहुत सिंपल सी एग्जाम्पल देती हूँ। अब बेटा जो नोट्स हैं ना आपके, वो ओपन करके सामने रखें, डेफिनेशन आपने वही याद करनी है, ये मैं आपको आसान करके बता रही हूँ। एग्जाम्पल, अब सना, सबा एंड सारा, ठीक है, एंड सारा वेंट टू द मार्केट। अब यहाँ पर कितनी लड़कियों का जिक्र आ रहा है? सना, सबा। अब यहाँ जो ये वर्ड है एंड, ये क्या है? हमारा
कंजंक्शन। लें जी, अब इन दोनों अल्फाज को बाकी जुमले और अल्फाज से किसने जोड़ दिया? इस एंड ने जोड़ दिया ना। तो यहाँ पर आपने जहन में रखना है कि जिस भी सेंटेंस में आपको मज़ीद सेंटेंसेस जुड़े नज़र आएँ या एक सेंटेंस में कई तरह के वर्ड्स जुड़े नज़र आएँ, तो दीज वर्ड्स बिलोंग टू कंजंक्शन, द सेवंथ पार्ट ऑफ स्पीच, कंजंक्शन। यानी ये एक वर्ड को दूसरे वर्ड से या मुख्तलिफ अल्फाज को सेंटेंसेस से जोड़ता है। नंबर 8, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, बहुत सारे ऐसे अल्फाज होते हैं जिनका इंग्लिश में कोई मीनिंग नहीं होता। अब वो क्या होते हैं? वो आपके इमोशंस होते हैं, वो आपकी फीलिंग्स होती हैं, और इंटरजेक्शन भी उसमें से एक है। एन इंटरजेक्शन डिस्क्राइब्स मीन्स बयान करता है, डिनोट, डिस्क्राइब्स, इलेबोरेट, सेम मीनिंग्स है। डिस्क्राइब्स द सडन अचानक, सडन फीलिंग्स जज्बात, एंड इमोशंस। दोबारा से शंस का लफ्ज़ आपके जहन में आ रहा है, मैंने अभी आपको सिखाया। क्या करता है जी इंटरजेक्शन? जैसे आपके मुंह से ऐसे अल्फाज निकल जाएं जिनका बज़ाहिर तो अंग्रेज़ी में कोई तर्जुमा ना हो, लेकिन वो आपके सिर्फ इमोशंस और फीलिंग्स को ज़ाहिर करें, दीज आर कॉल्ड इंटरजेक्शन। मिसाल, आप जा रहे हैं जल्दी जल्दी तेज़ी से भागते हुए, डोरबेल बजी है और एकदम से आपके बेडरूम चेयर से आपका पैर टकराता है, तो आपके मुंह से क्या लफ्ज़ निकलता है? आउच, OUCH, आउच। अब आउच का क्या मतलब? कुछ भी नहीं। आउच इंडिकेट कर रहा है कि आपको चोट लगी है और आपके मुंह से उस फीलिंग का इजहार हुआ है। लुक एट द वर्ड, यू कैन सी एक्सक्लामेशन मार्क। एक्सक्लामेशन मार्क यानी एक वन और उसके नीचे एक नुक्ता, दिस इज़ कॉल्ड एक्सक्लामेशन मार्क। और ये एक्सक्लामेशन मार्क हमेशा इंटरजेक्शन से पहले, यानी जो फीलिंग, जो जज्बात, जो इमोशंस आप जाहिर करने के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद लगाया जाता है। आउच, चोट लग गई, आपने बोला आउच। आपने देखा खूबसूरत सा एक ड्रेस और आपके मुंह से निकल गया वाओ। क्या निकला आपके मुंह से? वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस इट इज़। वाओ, आपने इमोशंस को ज़ाहिर किया, आपकी फीलिंग्स को ज़ाहिर किया। तो ये वर्ड जिसके आगे एक्सक्लामेशन मार्क है, किस पार्ट ऑफ स्पीच से ताल्लुक़ रखता है? इंटरजेक्शन। ठीक है, ये इंटरजेक्शन से ताल्लुक़ रखता है। इसी तरह अल्लाह, अफसोस, वी हैव लॉस्ट द मैच हुआ आपके फ्रेंड्स के साथ, आप मैच हार गए, आपने कहा ओहो अफसोस हो रहा है बहुत ज़्यादा, अब हम मैच हार गए। अब अफसोस को आप इंग्लिश में फीलिंग्स के तौर पर जब जाहिर करेंगे तो वो फीलिंग्स किस वर्ड से जाहिर होंगी? अल्लास। आपके पापा ने आपको पार्टी देने का फ़ैसला किया क्योंकि आपने पूरे वीक बहुत अच्छा पढ़ा। आपने क्या कहा? हुर्रा, हुर्रा। ठीक है, और इसी तरह के बहुत से अल्फाज आपके जो इंग्लिश में आप मुंह से एकदम से अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को निकालने के लिए, अपने जज्बात को बयान करने के लिए निकालते हैं, वो सब किस कैटेगरी में फॉल करते हैं? इंटरजेक्शन में। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स टेक अ रिव्यू ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, adjective, preposition, conjunction and interjection. So I hope कि इतना डिटेल्ड मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया है उसका फ़ायदा आपको ज़रूर हासिल होगा अगर आप इसको गौर से पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हमने मुख्तलिफ़ वर्ड्स को भी एक्सप्लोर किया और एक्सप्लोर से याद आया कि आपकी डिक्शनरी से वर्ड एक्सप्लोरिंग गेम जारी है या नहीं।
जो आपको मैंने क्लास में सिखाया था काइंडली उसकी प्रैक्टिस किया करें। अपने फादर मदर, अपनी बहन, छोटे बहन भाइयों को भी सिखाएं और बड़े भाइयों और बहन से भी आप ये गेम खेल सकते हैं कि वो आपको कोई वर्ड दें और आप डिक्शनरी से एक्सप्लोर करें और फिर अपनी एक नोटबुक तैयार करें, अपनी एक ग्लॉसरी तैयार करें। ग्लॉसरी का मतलब है कि जिसमें आप अल्फ़ाबेटिकली लिखते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं और उसमें आपको मतलब पता होने चाहिए ताकि आपकी वोकैबुलरी भी इम्प्रूव हो जाए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा नंबर्स को, जेंडर्स को और फिर उसके बाद हमने पढ़े पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो अब हम इसके बाद पढ़ेंगे अपने ईडियम्स। अब आप अपने सामने अपने PDF नोट्स ओपन कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू डिफाइन द वर्ड idioms बिकॉज इट्स अ न्यू वर्ड फॉर यू। idioms मुहावरे या कहावतें, यानी ऐसे अल्फाज जिनको आप अपने उर्दू में भी जुमलों में इस्तेमाल करते हैं। बज़ाहिर तो इन idioms के स्पेलिंग्स और वर्ड्स के हिसाब से इनके मायने बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं और इनको जब आप जुमलों में इस्तेमाल करते हैं तो इनका मतलब वाज़ेह हो जाता है। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द idioms। ABC, A.B.C. इसका मतलब है बुनियादी हक़ाइक़, यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स, यानी कि फंडामेंटल्स, जैसे कि आपको रूट्स हैं, यानी बुनियादी हक़ाइक़ किसी चीज़ के, बुनियादी हक़ाइक़ किसी सब्जेक्ट के, किसी आप लेसन के, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप ABC, यानी इसको तो ABC नहीं आती। ABC का मतलब ये नहीं है कि ये अल्फ़ाबेट से रिलेट करता है, अल्फ़ाबेट नहीं है ये देखने में अल्फ़ाबेट हैं लेकिन इनका मतलब ये है कि बुनियादी हक़ाइक़, बेसिक चीज़ें। इसको सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे। ही डज़ नॉट नो even the ABC of English. He does not know even the ABC of English. यानी वो इंग्लिश के यहाँ तक के बुनियादी हक़ाइक़ भी नहीं जानता, वो इंग्लिश के बुनियादी हक़ाइक़ भी नहीं जानता, यानी बेसिक्स भी उसे पता नहीं है। नंबर 2, a bed of roses। रोज़ गुलाब को कहते हैं और गुलाब का जो बिस्तर होता है वो ऑब्वियसली बड़ा खूबसूरत और नर्म है। मिसाल ये दी गई है कि फूलों का बिस्तर। अब फूलों का बिस्तर का मतलब क्या है कि जिसमें कोई कांटे ना हो, कोई तकलीफ़ दे चीज़ ना हो। तो अब इसको जुमले में कैसे इस्तेमाल करेंगे? लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोज़ेस, फुल स्टॉप। ज़िंदगी नर्म फूलों का बिस्तर नहीं है, गुलाब के फूलों का बिस्तर नहीं है। क्यों कहा गया? बिकॉज लाइफ हैज़ सो मेनी ऑब्स्टिकल्स। क्या वर्ड बोला मैंने? ऑब्स्टिकल्स। ऑब्स्टिकल्स का मतलब होता है रुकावटें, मुश्किलात। यानी ज़िंदगी फूलों का बिस्तर नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जहाँ आपको प्रॉब्लम्स भी आती हैं, जहाँ आपको परेशानियाँ भी आती हैं, जहाँ आप ज़िंदगी के अप्स एंड डाउन्स भी देखते हैं। तो ज़िंदगी के बारे में जुमला बनाया गया है इस ईडियम को लेकर, और वो जुमला क्या है? लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, फुल स्टॉप। माय डियर स्टूडेंट्स, कीप इट इन माइंड, आफ्टर द completion of every sentence you will have to put a full stop at the end of sentence. It denotes that you have completed the sentence. If you will not put a full stop at the completion of sentence, your sentence will be wrong. Number 3, apple of discord, फसाद की जड़। डिस्कॉर्ड फसाद, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड यानी फसाद की जड़। आप इसको एक अनार 100 बीमार भी कह सकते हैं, फसाद की जड़ भी कह सकते हैं। प्रॉपर्टी इज़ एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन 2 ब्रदर्स, यानी जायदाद 2 भाइयों के दरमियान फसाद की जड़ है, यानी लड़ने की वजह, जिसकी वजह से
लड़ाई होती हो, जिसकी वजह से एक फस क्रिएट होती है, एक आपस में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, तज़ाद आ जाता है, यानी फसाद की जड़, लड़ाई की वजह। नंबर 4, आ बॉसम फ्रेंड, एक जिगरी दोस्त, यानी वो दोस्त जो आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड है। सबसे का मतलब यानी बेस्ट फ्रेंड है। बेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है, वो बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, यानी बेस्ट फ्रेंड आपका ऐसा दोस्त जो आपको जान से भी प्यारा हो। मारिया इज़ माई बॉसम फ्रेंड, मारिया मेरी जिगरी दोस्त है, फुल स्टॉप। आ डार्क हॉर्स, अब यहाँ पे डार्क हॉर्स यानी काला स्या घोड़ा, बज़ाहिर देखने में तो ये मतलब है, लेकिन इसका हकीकी मतलब क्या है? छुपा रुस्तम। आ डार्क हॉर्स, छुपा रुस्तम। रुस्तम क्या है? माय डियर स्टूडेंट्स, आप असल में इन अजीम हस्तियों के बारे में इतनी डिटेल से नहीं जानते, क्योंकि हमारे सिलेबस में, हमारी बुक्स में तो अब शायद इनका ज़िक्र बहुत कम हो। रुस्तम पहलवान था, एक बहुत ही मशहूर पहलवान था जो कभी भी नहीं हारता था, जो कभी भी शिकस्त का सामना जिसको कभी नहीं करना पड़ा, और बहुत ही दिलेर, बहुत ही ताकतवर पहलवान था। इसका ये एक ख़िताब था रुस्तमे ज़मा। रुस्तमे ज़मा उर्दू में शायद आपने कहीं ना कहीं इसमें पढ़ा हो, कुनियत, लक़ब और ख़िताब वाले सेगमेंट में। तो छुपा रुस्तम, रुस्तम का मतलब है एक ऐसा शख्स जो बहुत ही सलाहियतों और काबिलियतों का मालिक हो, लेकिन बज़ाहिर उसने ये चीज़ें किसी के सामने शो ना की हों। तो अ डार्क हॉर्स, छुपा रुस्तम। रुस्तम का मतलब मालूम हो गया आपको कि रुस्तम एक पहलवान था और बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था। ये उसका लक़ब था, और ये उसका क्यों दिया गया था उसको, ताकि ये उसने इसलिए कि वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक था, कभी भी हारता नहीं था। छुपा रुस्तम, तो ऐसा शख्स जिसमें बहुत सी एबिलिटीज़ हों, क्वालिटीज़ हों, करैक्टरिस्टिक्स हों, और वो कभी किसी के सामने उसने ज़ाहिर ना की हों, अचानक उसकी खूबियाँ सबके सामने आ जाएं, तो उसका जो इडियम है वो है आ डार्क हॉर्स। असलम हैज़ प्रूव्ड आ डार्क हॉर्स। असलम तो एक छुपा रुस्तम साबित हुआ, यानी असलम की बज़ाहिर खूबियाँ पहले किसी को नहीं मालूम थी, लेकिन अचानक उसकी खूबियाँ सबके सामने आ गईं। आ नैरो एस्केप, आ नैरो एस्केप, बाल बाल बचना। नैरो एस्केप, बाल बाल बचना, यानी बिल्कुल आप किनारे पे जाके किसी हादसे से, किसी परेशानी से बच जाएं, यानी बाल बाल, बाल का मतलब क्या है? बाल इंतहाई बारीक चीज़ है, और बाल से ज़्यादा कोई चीज़ बारीक नहीं है। तो इतना फासला रह जाए एक एक्सीडेंट में, आपके और एक एक्सीडेंट के दरमियान, कि आप बिल्कुल बाल बाल बच जाएं। माई कज़न हैड आ नैरो एस्केप फ्रॉम एन एक्सीडेंट, फुल स्टॉप। मेरे कज़न को एक हादसे से बाल बाल बचते देखा, या मेरा कज़न बाल बाल बचा एक हादसे से। अब यहाँ पे क्योंकि जगह कम होती है और बार बार हमें इरेज करना पड़ता है, तो अब हम अगले इडियम की तरफ जाते हैं। I hope you have all opened the PDF notes in front of you just to make sure कि आप अच्छे तरीके से इसको गो थ्रू कर लें, जो मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रही हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर नेक्स्ट है आपका आ स्नेक इन द ग्रास। नंबर 7 है आपका आ स्नेक इन द ग्रास। अब बज़ाहिर तो इसका मतलब क्या है कि घास में एक सांप, ठीक है, लेकिन उर्दू में आस्तीन का सांप, यानी ऐसा शख्स जो आपके साथ साथ बज़ाहिर रहता हो, बज़ाहिर आपको अपना कहता हो, लेकिन वो आपका दुश्मन हो, तो उसको आस्तीन का सांप कहते हैं।
गाहे बगाहे आपकी जड़ें काटता हो तो उसको आस्तीन का सांप कहते हैं। यानी ओपनली आपके साथ मुखालफत ना करता हो लेकिन दिल में ग्रज रखता हो, आपके लिए मैलिस रखता हो, आपके लिए एक ऑपोजिशन रखता हो अपने दिल में और ओपोनेंट बनना चाहता हो तो उसको आस्तीन का सांप कहेंगे। जुमला क्या है? बीवेयर ऑफ हिम, beware of him, he is a snake in the grass, full stop। जी, उससे बच के रहना, वो एक आस्तीन का सांप है। जी, नंबर 8, बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज का मतलब है बोरिया बिस्तर समेत। बोरिया क्या होता है? बोरिया बिस्तर समेत। आपने कुछ ऐसे वर्ड्स भी पढ़े हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता, यानी उसको सिर्फ मुसग़्ग़र से मुकब्बर बनाने के लिए उर्दू में, यानी उसको छोटे से बड़ा करने के लिए आप कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, बोरी से बोरिया। अब यहाँ पर बोरिया बिस्तर का मतलब है अपना तमाम सामान, ईच एंड एवरी बिलोंगिंग्स टू यू, यानी आप जिस सामान से रिलेटेड हैं, अगर किसी जगह रहते हैं, यानी आपसे मुतल्लिक जो भी आपका इस्तेमाल का सामान है उससे ये एक वर्ड अख़ज़ किया गया है जिसका मतलब है बोरिया बिस्तर, और उर्दू में है बैग एंड बैगेज। बोरिया बिस्तर समेत, यानी पूरे साजो सामान के साथ, जो आपसे रिलेटेड साजो सामान है उससे रिलेटेड। माय सर्वेंट, सर्वेंट क्या होता है? मुलाजिम। माय सर्वेंट लेफ्ट द हाउस बैग एंड बैगेज। ठीक है जी, मेरे मुलाजिम ने बोरिया बिस्तर समेत घर छोड़ दिया, फुल स्टॉप। बोरिया बिस्तर समेत। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं। नंबर 9, एप्पल ऑफ वंस आई। अब ये वंस का क्या मतलब है? किसी का, किसी एक का, आँखों का तारा। अब यहाँ किसी, आपने ऐसे का ऐसे वर्ड नहीं लिख देना वंस आए, तो ये गलत हो जाएगा। आपने वंस की जगह कोई रिलेशन लिखना है, कोई नाम लिखना है, जैसे फादर, मदर, ब्रदर या सिस्टर। तो आपने बताना है इसका मतलब क्या है। अब देखने में तो ये लग रहा है कि किसी आँख का सेब, नो, आँख का तारा, किसी की आँख का तारा होना। अब जुमला बनाएंगे हम, वंस को रिप्लेस करेंगे किसी रिलेशन से और फिर हम नाम लिखेंगे। अली इज़ एन एप्पल ऑफ हिज मदर्स। मदर के साथ पोस्ट्रॉफी एस, अपोस्ट्रॉफी एस मीन्स कि ये बिलोंगिंग है। मदर्स, मदर की, मदर्स आई। अली इज़ एन एप्पल ऑफ हिज मदर्स आई। अली अपनी अम्मी की आँख का तारा है। आप भी तो अपनी अम्मी की आँख का तारा है ना। आँख का तारा का मतलब क्या होता है वैसे? आँख में तो कोई तारा ही नहीं होता। बहुत प्यारा लगना, यानी इतना प्यार करना जैसे कि आँखों में एक तारे की हैसियत होती है, सितारे की हैसियत होती है, ख़ूबसूरती की हैसियत होती है। इसी तरह औलाद जो होती है वो वालिदैन के लिए आँख का तारा होती है, बहुत प्यारी होती है औलाद। तो यहाँ पर आँख का तारा होने का मतलब है बहुत अज़ीज़ होना, बहुत प्यारा होना। नंबर 10 जी,
नंबर 10 पर हमारा नेक्स्ट इडियम है बिल्ड कासल इन एयर। बिल्ड कासल, व्हाट इज कासल इन एयर? हवाई किले तामीर करना। हवा में कभी किला देखा है आपने? हो ही नहीं सकता। यानी सिर्फ सोचना सोचना और सोचना, उसको अमल ना करना, यानी बस सोचे जाना उसके मुताल्लिक कि ऐसा होगा, ऐसा कर लूँगा, मैं ऐसा कर लूँगा। यानी मिसाल मैं देती हूँ कि आप में से बहुत से बच्चे हैं कि जी मैं तो सोल्जर बनना चाहता हूँ, मैं एरोप्लेन उड़ाना चाहता हूँ, कैप्टन बनना चाहता हूँ, पायलट बनना चाहता हूँ, लेकिन पढ़ना बिल्कुल भी नहीं है आपने। बस सोचे जाना है कि मैं ऐसा कर लूँगा, मैं ऐसा प्लेन लूँगा, मैं ऐसा एरोप्लेन उड़ाऊँगा और ये वगैरह वगैरह। यानी सिर्फ सोचना, अमल ना करना, खाली सोचने पर मुनहसिर होना और उसके ऊपर आप डिपेंड करना। बिल्ड कासल इन एयर, हवाई किला तामीर करना, यानी सिर्फ आपकी सोच हो और उसके ऊपर प्रैक्टिकल कुछ ना हो तो ये यूज़लेस है। इट इज़ यूज़लेस टू बिल्ड कासल इन एयर। यानी ये बिल्कुल बेफैज़ है कि आप सिर्फ हवाई किले तामीर करें। हवा में आप कोई भी चीज़ लिखते हैं, कोई भी चीज़ बनाते हैं तो वो एग्जिस्ट नहीं करती, जस्ट वो आपका एक इमेजिनेशन होता है, आपका सिर्फ एक सोच का ज़ाविया होता है कि आप ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन जब तक आप उसके ऊपर अमल नहीं करते वो चीज़ आपके लिए यूज़लेस रहती है। नंबर 11 पार्ट एंड पार्सल। जी, पार्ट एंड पार्सल, ये स्टूडेंट्स आपको मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ और ये ग्रामर वर्क आपने पहले भी किया हुआ है, बुक में भी शामिल है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि एज ए ईडियम आया है लाजिमो मलजूम। जी, लाजिमो मलजूम का क्या मतलब है? यानी एक के साथ दूसरा लाजिम, एक है तो दूसरा भी होना चाहिए जो इसका रिलेटेड आइटम है। अब पार्ट एंड पार्सल का जुमला क्या बनाएंगे? यानी किसी ऐसी चीज़ का होना जिसके बग़ैर दूसरी चीज़ एग्जिस्ट ही ना करे। हार्ट, हार्ट क्या है? इसको हर्ट नहीं बोलते, इसको हार्ट बोलते हैं। हार्ट, हार्ट क्या होता है? दिल। और हर्ट का मतलब होता है किसी को ज़ख्म देना या ज़ख्मी हो जाना। हार्ट इज़ the part and parcel, और पार्सल, पार्ट एंड पार्सल के साथ हमेशा कौन सा आप प्रपोजिशन यूज़ करेंगे? टू, टू each other. Heart is the part and parcel of our body. अगर आप कोई दो चीज़ें बता रहे हैं, जैसे कि आप हार्ट बता रहे हैं तो पंपिंग बता रहे हैं साथ, तो ये उसका काम है। अगर यहाँ पे आप बॉडी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या कहेंगे? हार्ट इज़ द पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर बॉडी। नंबर 12 आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर, आउट ऑफ ऑर्डर का क्या मतलब है? बज़ाहिर तो इसका मतलब नज़र आ रहा है कि ऑर्डर के बग़ैर। जी नहीं, ऐसा नहीं है। आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब है किसी मशीन का ख़राब हो जाना। मशीन क्या होती है? जो इंसान अपने हाथ से तख्लीक करता है, पहले से मौजूद नहीं होता। किसी मशीन का ख़राब हो जाना। जी, बहुत आसान जुमला है। आप कोई भी ऐसा मशीन आप ले सकते हैं, नाम ले सकते हैं, जैसे आपके इस्तेमाल की कोई चीज़ है, आपका लैपटॉप है, आपका कैमरा है, कोई भी चीज़। जैसे आपने अपने लेटर में भी पढ़ा हुआ है कि आपका ट्रिप जा रहा है मरी और आप अपने फ्रेंड से बोरो कर रहे हैं एक कैमरा बिकॉज़ योर कैमरा इज़ आउट ऑफ ऑर्डर।
आउट ऑफ ऑर्डर, किसी मशीन का ख़राब हो जाना। माई कैमरा इज़ आउट ऑफ ऑर्डर, मेरा कैमरा ख़राब हो गया है या मेरा कैमरा ख़राब है। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर आपको बज़ाहिर तो लफ्ज़ नज़र आ रहे हैं लेकिन वर्ड टू वर्ड मीनिंग नहीं है। दिस इज़ कॉल्ड ईडियम्स। वर्ड्स मीनिंग और चीज़ है, ईडियम्स एंड फ्रेजेस और चीज़ हैं। तो नाउ यू हैव ग्रोन अप, अब आपको हर चीज़ का फ़र्क पता चल जाना चाहिए बिकॉज़ आपने इंग्लिश को लॉजिक के साथ पढ़ना है। नंबर 13 उसके बाद है क्रोकोडाइल टीयर्स। क्रोकोडाइल क्या होता है? क्रोकोडाइल, हैव यू एवर सीन क्रोकोडाइल? हैव यू एवर गॉन टू द ज़ू? यस ऑफ कोर्स। क्रोकोडाइल क्या होता है? जी बिल्कुल, मगरमच्छ होता है। क्रोकोडाइल मीन्स मगरमच्छ, और टीयर्स का क्या मतलब है? आंसू, मगरमच्छ के आंसू। अच्छा, एक बात कभी आपने सोची है कि ये मगरमच्छ के आंसू क्यों कहलाते हैं? ये किसी कछुए के आंसू या किसी और जानवर से रिलेटेड आंसू क्यों नहीं हो गए? बत्तख के आंसू। कभी सोचा है आपने कि ये क्रोकोडाइल टीयर्स क्यों कहा जाता है? बिकॉज़ ये जो मिथ्स है ना, मिथ्स यानी कि जो ऐसी कहावतें हैं, ऐसी कहानियाँ हैं जो ख़ुद साख्ता हैं, जिनमें ख़ास कैरेक्टर्स के ख़ास बातें मंसूब हैं, तो उनमें ये क्रोकोडाइल भी शामिल है। इससे रिलेटेड एक ख़ास किस्म की स्टोरी है कि जिसमें उसने झूठ बोला और झूठ के बाद उसने खूब बड़े बड़े से आंसू बहाए और अपना केस जो है वो उसने विन करने की कोशिश की। ये मैं किसी टाइम आपको स्टोरी सुनाऊंगी। तो ये क्रोकोडाइल टीयर्स सबसे मशहूर हैं। जिस तरह डॉग ग्रीडी हो गया और क्रो थर्स्टी हो गया और आज तक वो थर्स्टी है, और फॉक्स जो है वो ग्रीडी हो गया, तो ये चीज़ें हैं कि आज तक जो है ये मशहूर हैं किसी ना किसी कैरेक्टर्स के साथ, और वो उन्हीं से ही मंसूब चले आ रहे हैं। तो फॉक्स जो था वो ग्रेप्स हासिल नहीं कर सका, इसलिए वो ऑल इन वेन हो गया और सब चीज़ें उसके लिए बेकार हो गई, और उसने कहा कि नहीं, अंगूर खट्टे हैं, और आज तक उसके लिए अंगूर खट्टे हैं। इसी तरह क्रो जो था वो बेचारा आज तक थर्स्टी है, और उसको अभी तक वही एक कॉन्सेप्ट है कि जी क्रो थर्स्टी था। हालांकि बहुत से बर्ड्स होते हैं जिनमें स्पैरोज़ होती हैं, लेकिन कुछ मिथ्स हैं, कुछ ऐसी स्टोरीज़ हैं दैट रिलेट्स टू द स्पेसिफिक एनिमल्स, स्पेसिफिक बर्ड्स। तो जस्ट लाइक दिस, यहाँ पर मगरमच्छ जो है उसके आंसुओं की बात हो रही है, और मगरमच्छ के आंसू यानी झूठा रोना और झूठे आंसू बहाना। सो दिस इज़ कॉल्ड द क्रोकोडाइल टीयर्स। ईडियम्स में इसको कहते हैं झूठा रोना, यानी बिला वजह आंसू बहाना जबकि कोई ऐसा वाक़या ना हुआ हो। तो क्रोकोडाइल टीयर्स। द थीफ। कुछ चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं माय डियर स्टूडेंट्स। आप हमेशा लॉजिक के साथ पढ़ा करें, सोचा करें। जब आप एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें अनकवर मिलेंगी आपको। द थीफ शेड, बहाए। ठीक है, क्या बहाए? क्रोकोडाइल टीयर्स। क्रोकोडाइल टीयर्स। किसके सामने चोर ने मगरमच्छ के आंसू बहाए? बिफोर पुलिस। जी, पकड़ा गया चोरी करते हुए, और फिर क्रोकोडाइल टीयर्स बहाना शुरू कर दिए, झूठे आंसू, झूठा रोना शुरू कर दिया कि नहीं जी, मैंने तो चोरी नहीं की है। तो इस तरह बाज़ औक़ात जब आपकी चोरी पकड़ी जाती है किसी भी बात में, आपके भाई से लड़ाई में, या आपने छोटी बहन को अगर मारा हो और आपको डांट पड़ रही हो, तो अक्सर आप भी क्रोकोडाइल टीयर्स का सहारा लेते हैं। सो बी केयरफुल फॉर द नेक्स्ट टाइम। पता चल गया होगा अब आपको कि क्रोकोडाइल टीयर्स क्या होते हैं? मगरमच्छ के आंसू यानी झूठा रोना। नंबर 14, लायंस
शेर। अब यहाँ पे एक और एनिमल आ गया, लायंस शेर। लायन कौन होता है? सबसे पहले तो मुझे ये बताएं। किंग होता है, जंगल का बादशाह होता है, तमाम एनिमल्स का बादशाह होता है। हालांकि ऐसा नज़र नहीं आता कि उसके ऊपर कोई ताज रखा हो या कोई ताज पोशी हुई हो या उनका कोई बहुत बड़ा महल हो या उसने डिक्लेयर किया हो कोई न्यूज़ फोरम में कि जी मैं जंगल का बादशाह हूँ। इट्स अ मिथ। ये एक बनावटी कहानियाँ हैं जो कि बनाई हुई हैं, बिकॉज़ लायन जो है वो बहुत फेरोशियस एनिमल है, वाइल्ड एनिमल है, और वो हमेशा छोटे जानवरों का या बड़े जानवरों का शिकार करके उनको खाता है। तो लायन का मतलब है जंगल का बादशाह और शेर का मतलब है हिस्सा, यानी ऐसा हिस्सा जो बड़े पैमाने पर आपके हाथ आ जाए। यानी आप बड़ा हिस्सा हथिया लें तो कहते हैं कि जी इसने तो बहुत बड़ा हिस्सा ले लिया। बड़ा हिस्सा मीन्स लायंस शेर, यानी जब भी जंगल में कोई शिकार करता है, कोई भी एनिमल शिकार करता है या जो जानवर शेर के हत्थे चढ़ जाता है, तो शेर अपना शेर और शेर दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन आप यहाँ देखिए कि शेर ने जब अपना शेर लेना होता है तो वो अपना हक सबसे ज़्यादा रखता है। तो लायंस शेर का मतलब है बड़ा हिस्सा। माय डियर स्टूडेंट्स, कैन यू इमेजिन कि यहाँ पर बहुत सारे ईडियम्स जो हैं वो बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स से रिलेटेड हैं। तो ये मिथ्स हैं और पुरानी बातें हैं जो कि यहाँ पर आपको बताई जा रही हैं। तो लायंस शेयर का मतलब है बहुत बड़ा हिस्सा लेना। यानी अगर 10 रुपीज़ हैं तो 5 रुपीज़ खुद रख के बाकियों में 5 रुपये बांट दिए। मीन्स ये मतलब अपने आप को डोमिनेंट रखना और बाकियों को इन्फीरियर रखते हुए उनको उनका शेयर दे देना। लायंस शेयर बड़ा हिस्सा। असलम हैज़ आ लायंस, ये पोस्टॉफी एस है, लायंस शेयर इन दिस प्रॉपर्टी। जी, इस प्रॉपर्टी में असलम का बहुत बड़ा हिस्सा है। समझ आ गई अब लायंस शेयर का क्या मतलब है? तो इसलिए समझ के पढ़िए, लॉजिक से पढ़िए और डोंट ट्राई टू गेट कंफ्यूज्ड। आपने यहाँ इंग्लिश को बिल्कुल मैथ्स के फॉर्मूला की तरह समझ के पढ़ना है, लॉजिक के साथ समझना है, और जिस तरह मैं आपको गाइड करती हूँ आपने चलना है। और अब एक बड़े मज़ेदार इडियम आने वाला है और वो है आ ब्लैक शीप। हैव यू एवर सीन शीप? व्हाट इज़ शीप? भेड़। और शीप का प्लूरल क्या होता है? शीप। कभी एस नहीं लगता इसके साथ। ब्लैक शीप क्यों कहा? जी, आपने कभी वो पोएम पढ़ी है, बाबा ब्लैक शीप हैव यू एनी वूल? पढ़ी है ना? तो ब्लैक शीप तो अमूमन वाइट कलर में, फॉन कलर में होती है या ग्रेश सी होती है। अब ब्लैक शीप क्यों कहा यहाँ पे? ब्लैक शीप बहुत रेयर होती है, बहुत कम होती है। अब ब्लैक शीप का मतलब यहाँ पर क्या है? काली भेड़। नहीं पता चला? बिल्कुल, ये लिखेंगे तो मैंने आपको कोई नंबर नहीं देना। काली भेड़ तो इसका नाम है, ठीक है। असल में इसका क्या मतलब है? इडियम का गद्दार। गद्दार का क्या मतलब है? ऐसा शख्स जो आपके साथ रहकर आपके ख़िलाफ़ चला जाए उसको ब्लैक शीप कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लैक शीप। यानी रहता वो पाकिस्तान में हो लेकिन पाकिस्तान का दुश्मन हो, उसको क्या कहेंगे? गद्दार। गद्दारे वतन, जो अपने वतन से मोहब्बत करने की बजाय उसी की जड़ें काटे, उसी के ख़िलाफ़ चला जाए। सो दिस idiom denotes that person who is against the country where he lives. A black sheep, गद्दार। काली भेड़ के साथ अगर आप गद्दार नहीं लिखेंगे तो आपका ईडियम मैं गलत तस्वुर करूँगी, बिकॉज़ यहाँ वर्ड्स मीनिंग नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे हिडन मीनिंग्स ऑफ दिस ईडियम इज़ बीइंग डिस्क्राइब्ड। तो अ ब्लैक शीप, गद्दार यानी गैर मुखलिस, आपके ख़िलाफ़ जाने वाला,
आपकी जड़ें काटने वाला। सिंपल सेंटेंस, बीवेयर, बीवेयर होशियार रहो, ऑफ ब्लैक शीप, गद्दारों से होशियार रहो। जी बिल्कुल, गद्दारों से होशियार रहो यानी अपनी आंखें खुली रखो और ऐसे लोगों पर नज़र रखो जो कि आपके मुल्क से, आपके रहने की जगह से, आपके हर उस बिलोंगिंग से गद्दारी करें, आपके ख़िलाफ़ करें उस चीज़ को जो आपको पसंद है। तो आप ब्लैक शीप, गद्दार और काली भेड़। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपके ईडियम्स जो मैंने आपको PDF नोट्स में व्हाट्सएप किए थे वो मैंने यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर करके आपको उसका एक्सप्लेनेशन दी, जस्ट टू मेक इट क्लियर कि आपको हर चीज़ का मतलब वाज़े तौर पे समझ में आ जाए। कीप इट इन माइंड के ईडियम्स वर्ड्स मीनिंग्स नहीं होते। ईडियम्स का मतलब हरगिज़ उसके वर्ड के मुताबिक नहीं होता, ठीक है, उससे बिल्कुल अलग होगा, उलट होगा। एप्पल होगा तो तारा बन जाएगा, पार्ट एंड पार्सल होगा तो लाज़िम व मलज़ूम हो जाएगा, ब्लैक शीप होगा तो गद्दार हो जाएगा, लायन शेयर होगा तो बड़ा हिस्सा बन जाएगा और बहुत कुछ। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मेक श्योर कि आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और बार बार आपने ग्रामर वर्क को रिपीट करना है, रिवाइज़ करना है, ताकि आपकी फ्लुएंसी बेहतर हो सके आपके इंग्लिश में जो आपकी गलतियां होती हैं, क्योंकि आपके लिए काफ़ी कुछ अनसीन आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कॉम्प्रीहेंशन पैराग्राफ अनसीन है, आपकी ट्रांसलेशन अनसीन है, आपके ये जो अक्सर आपके वर्ड सेंटेंसेस आएंगे आपके ये भी आप अनसीन बना सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि जो मैंने यहाँ पे सेंटेंसेस बनाए हैं आप भी वही सेंटेंसेस बनाएं, लेकिन कोशिश कीजिए कि जो भी सेंटेंस बनाएं वो बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो, बहुत ज़्यादा उसके अंदर पार्ट्स ना हो और उसके जो ग्रामेटिकली उसमें मिस्टेक्स हैं वो ना हो, क्योंकि जितना लंबा सेंटेंस आप बोलेंगे या लिखेंगे उसमें उतनी ही गलतियों की गुंजाइश मौजूद होती है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ PDF नोट्स इंग्लिश B फॉर क्लास 7। अब आगे आपको जो भी काम भेजा जाएगा वो PDF के ज़रिए और इसके अलावा यहाँ पर आपको वीडियो आपको सेंड कर दी जाएगी और इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अगले लेक्चर तक आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है, आपने बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि आपकी लर्निंग प्रोसेस को कभी भी रुकना नहीं चाहिए, चाहे आप घर में हों, चाहे आप किसी जगह भी हों। अपना टाइम टेबल, अपना शेड्यूल मेकअप कीजिए और रोज़ का काम रोज़ करने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपके स्कूल में लेक्चर्स होते थे उसको डिवाइड कीजिए, उसको आप मेंटेन रखेंगे तो ही जब स्कूल खुलेंगे तो आप अपनी पोजीशन पे वापस आ सकेंगे। अदरवाइज़ अगर आप इससे इन टच नहीं रहे और आपने इसको प्रैक्टिस में नहीं रखा तो आपके लिए एकदम स्कूल में दोबारा से अपनी पोजीशन को ग्रैब करना मुश्किल हो जाएगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफ़िज़।